मध्य भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। भारत टेक्स 2026 में इन्वेस्टर्स से 1-to-1 मुलाकात करेंगे सीएम मोहन यादव। पर्यटन निवेश पर भी किया मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी सरकार पर बोला हमला। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम मोहन यादव से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। खेल विश्वविद्यालय पर अशासकीय संकल्प वापस। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। रायपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के धूम। राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने निभाई छहरा पहरा की परंपरा। और मध्य प्रदेश के हरदा में किसानों ने आर पार की लड़ाई शुरू की। मूंग खरीदी की मांग को लेकर सड़क की जाम। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन रहेगा जारी। सीएम मोहन यादव फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में देश विदेश के प्रमुख इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वे टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को वहां पर पेश कर रहे हैं। सीएम इन्वेस्टर्स के साथ साथ 1-to-1 मुलाकातें, राउंड टेबल चर्चा और एमओयू कार्यक्रमों में भी शामिल होकर नए निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वह फेथ कॉन्क्लेव 2026 में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर्यटन के जरिए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर तफसीली बातचीत होगी। मुख्यमंत्री भारत टेक्स 2026 में मध्य प्रदेश पवेलियन का जायजा उन्होंने लिया, जहां राज्य की उद्योग हितैषी नीतियां, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कौशल विकास, धार में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क और टेक्सटाइल पार्क की पूरी वैल्यू चेन को वहां प्रदर्शित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की और उद्योग जगत को प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भारत टेक्स 2026 के इस आयोजन में हमारे राज्य में अलग अलग प्रकार के, खास करके टेक्सटाइल और गारमेंट्स के इकोसिस्टम पर लेकर जो काम किया गया, मैं अपने राज्य के अंदर जो निवेशक गणों ने अपने अपने स्टॉल लगाए उन पर भी जाने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल का सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दे देते थे। भारत को आर्थिक रूप से भी अपने मूल रोजगारपरक उद्योगों को लेकर चलने का जो संकल्प कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से है, जिसके आधार पर कई साल से भारत की पहचान वैसे तो सदियों से रही है। भारत टेक्स 2026 में मध्य प्रदेश ने अपने सशक्त टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया है और आज के हमारे इस सत्र में माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गिरिराज सिंह जी भी उसमें मौजूद थे। देश और देश के साथ हमारे राज्य में रहने वाले भी और विदेश के भी ऐसे कई प्रकार के उद्योगपतियों के साथ हमारी राउंड टेबल मीटिंग भी हुई और 1-to-1 चर्चा भी हुई। मुझे इस बात का संतोष है कि पीएम मित्र पार्क भारत का सबसे बड़ा मित्र पार्क बीते 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने उसका भूमि पूजन किया था। 2000 एकड़ का वो पीएम मित्र पार्क अपने समय का देश का सबसे बड़ा भी है और उसकी सफलता की कहानी इससे भी जुड़ती है कि उसी दिन पार्क के निर्माण का भूमि पूजन हुआ और हमारा 90% से ज़्यादा भूखंड के निवर्तन का भी उसी दिन रिकॉर्ड बना है, जिसके कारण से हमारे काम के प्रति, काम के विश्वास के प्रति और उसकी दक्षता में निवेशकों की जो रुचि है वो प्रकट करती है। आज भी माननीय मंत्री जी ने इसको कोट किया कि कई सारे लोग हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, जिसके आधार पर वो हमारे अपने
पीएम मित्र पार्क के अलावा भी अब लोग जमीन मांग रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे अपने प्रदेश की अनुकूल नीतियां, मजबूत कच्चे धागे के माल की उपलब्धता, विकसित हो रहे आधुनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर मध्य प्रदेश ने अपने निवेशकों का दिल जीता है। मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विमानन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। बुधवार से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी के लिए पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के बीच फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे। सीएम ने कहा कि ये उड़ान केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में देश में हवाई संपर्क तेजी से बढ़ा है और राज्य सरकार भी नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत प्रदेश को बेहतर एयर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे अपने राज्य में चलाते हुए राज्य से बाकी राज्यों के साथ और आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की दृष्टि से हमारी परिवहन नीति के बलबूते पर भारत से, मध्य प्रदेश से अबू धाबी की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की सबसे तेज गति से चलने वाली योजना का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए सरकार के माध्यम से हमारी योजना से ये विमान उड़ाए जा रहे हैं, जो यात्रियों को भी आवागमन की सुविधा देंगे, उनके आधे समय की बचत करेंगे और आर्थिक रूप से भी हम अपने राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें इसका खर्च। क्या दतिया में कांग्रेस के कद्दावर लीडर दिग्विजय सिंह का एक बयान बीजेपी के लिए संजीवनी बन सकता है? दरअसल बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों में नाराजगी की खबरें सामने आई। माना जा रहा था कि इसका असर चुनाव में बीजेपी पर पड़ सकता है, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अत्याचारी, अन्यायी और रावण स्वरूपी बता दिया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बयान से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की भावनाएं प्रभावित हो सकती है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस प्रकार से चंदा चोरों को बचाया जाना है, उसके खिलाफ अगर उनकी मानस है तो उनको शामिल होना चाहिए। इस बारे में इतना ही हम कहना चाहते हैं कि एसआईटी को उन लोगों के सबके बयान लेना चाहिए जिन्होंने साफ तौर पर चंपत राय जी के खिलाफ प्रमाण दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मंत्रियों से विभाग वापस ले रहे हैं तो केवल विभाग बदलना काफी नहीं है। पटवारी ने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर गंभीर है तो मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी अपने पद पर विचार करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्टाचार का पर्याय है ये सरकार। मुख्यमंत्री अगर ऐसे विभाग लेते रहे तो सारे मंत्रियों के विभाग उनको लेने पड़ेंगे भ्रष्टाचार के कारण। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र जल जीवन मिशन और स्मार्ट मीटर का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के हित में काम करने का इल्जाम लगाया है। तो वहीं इसका जवाब देते हुए बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार जल जीवन मिशन में आर्थिक विसंगतियां छोड़कर गई है और मौजूदा सरकार उन्हें दूर कर मोदी की गारंटी के तहत हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी एवं पाइपलाइन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के सवाल में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, जिसमें मैं सहमत नहीं हूं कि पानी टंकी का निर्माण कितना कराया गया है। कोरिया जिले में 928 पानी टंकी का प्रावधान किया गया था, उसमें से 751 पूर्ण है, 177 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है, जिसमें से 447 में जल प्रारंभ हो गया है और जल प्रदाय 304 में प्रारंभ है, 177 में। अगर पूरा हो गया है तो कितने घरों में पानी जा रहा है, कितने टंकों में पानी का, टंकियों में पानी का व्यवस्था है? एक भी टैंक में पानी है ही नहीं है, पानी निकला ही नहीं है और वहां पानी का व्यवस्था बता दिए। आप ये बताएंगे कि रायपुर में
जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन स्वीकृत हुआ कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुआ? और यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ तो फिर उसके चयन का आधार क्या था? मेरा बहुत सरल प्रश्न है। ये पूरी गर्मी के अंदर में जहां जहां टंकियां हैं वहीं पे टैंकर चल रहे थे। जैसे चंगोरा भाटा है, भाटा गांव है, 19 टैंकर, 19 भक्तकर्मा माता और चंगोरा भाटा मिलाएंगे तो 19 टैंकर चले और वहां टंकी है। ये जो है, इस प्रकार का एक प्रश्न ये है मेरा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और आज भी हो रहा है। कब से चला आ रहा है? कब से चला आ रहा है? और पूर्व महापौर रहे सुनील सोनी जी, जो सांसद भी रह लिए, विधायक भी हैं। रायपुर शहर की पेयजल सप्लाई के लिए 350 MLT का फिल्टर प्लांट रायपुर में है। 17 टंकियां पहले बनी, अमृत मिशन में 24 टंकी बनी, जिसमें 2 टंकी 5 साल तक कंप्लीट होकर खड़ी रही। पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया। अब 15वें वित्त आयोग में आपने पैसा दिया है, पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है। आपने एक बात कही आपके उत्तर में कि 24/7 आपने कहा, आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया है कि दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली से कलकत्ता फ्लाइट का वर्चुअल 1,27,000 का प्रोजेक्टर का बिल प्रोड्यूस किया गया यम एसोसिएट द्वारा। जबकि 12 तारीख को 13 के एक दिन पहले बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया, जिसमें 6D साउंड वाले को 1.5 लाख रुपए दिया। पर दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली की फ्लाइट के लिए वहां कहां पहुंच गए, जबकि मुख्यमंत्री जी वहां गए ही नहीं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में राज्यपाल रमेन डेका और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर पारंपरिक छेरा पहरा की रस्म निभाई। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी ने भी विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आज रथ दुरतिया है, जगन्नाथ यात्रा है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ दुरतिया जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग विधिवत जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए हैं और उनसे प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तिल्दा के ग्राम मलदा में बालाजी स्पंज और आयरन लिमिटेड और ग्राम देवरी गुलगुल में अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना, विस्तार, पर्यावरण एनओसी और भूमि आवंटन यानी डायवर्जन के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव शासन को मिला या नहीं मिला, इसके बारे में सरकार को अपनी बातों को जनता के सामने रखना चाहिए। मेरा प्रश्न था, तिल्दा ब्लॉक के देवरी, गुलगुल और अल्लाह, ये 3 गांव के किसान, वहां के नागरिक आंदोलनरत। उनकी जो डिमांड है, खासकर अल्लाह पंचायत में जो ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है उसमें अतिरिक्त 2 लाइन जोड़ा गया और उस मामले में ग्रामीण जन आंदोलन किए, मांग किए और तब जाके एसडीएम ने 30 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार, जनपद के सीओ और नायब तहसीलदार, और तीनों ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में स्पष्ट है कि कूट रचना की गई। ये रिपोर्ट 2025 में आ जाता है, 6वें महीने में, लेकिन साल भर बाद भी एफआईआर नहीं हो रहा। गांव वाले फिर मेरे पास आए, आंदोलन किए और एक तिथि तय की गई कि थाने का घेराव किया जाएगा। हम लोग दिन भर थाने के घेराव में बैठे रहे, तब जाके एफआईआर हुआ और अभी भी अज्ञात है। भाई, जो बैठक के रजिस्टर है वो तो सचिव के पास रहता है।
चंद्रपुर से कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रपुर विधानसभा के साथ हो रहे अन्याय को लेकर मौजूदा साय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों ने चंद्रपुर को जो सौगातें दी, मौजूदा सरकार ने उनको रोक दिया है बजाय पूरा करने के। उन्होंने कहा, सीएम साय चंद्रपुर में टूरिज्म बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। छत्तीसगढ़ में हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बहुत सारे देवता धामी का यहाँ पर वास है। विशेष करके मेरे चंद्रपुर विधानसभा में चंद्रपुर चंद्रहासिनी माँ के मंदिर और माँ का वहाँ पर विशेष वहाँ पर हम सबको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन बड़ा दुख के साथ मुझे आज सदन में माननीय मंत्री जी को कहना पड़ा कि वहाँ चिन्हांकित तो है कि चंद्रपुर को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे और वहाँ पर जो है माँ का वास है, लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी प्रकार के इस अभी विष्णुदेव सरकार में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। बल्कि हमारी सरकार जब थी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मरीन ड्राइव तक ही चंद्रपुर में कटाव मत हो महानदी में करके और वहां पर कई प्रकार के खेल मैदान पुस्तकालय वहां पर बनाया गया था और उसका स्वीकृति दिए थे। जैसे ही इनका सरकार आया तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रशासनिक स्वीकृति हो गया था, टेंडर हो गया था, उस टेंडर को निरस्त कर दिए। तो हम वही पूछना चाह रहे थे कि रामकुमार यादव से दुश्मनी हो सकता है, भूपेश बघेल जी से दुश्मनी हो सकता है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माँ से क्या दुश्मनी है? जो पूर्व सरकार ने स्वीकृति किया था उसको निरस्त कर दिए। लेकिन हालांकि मंत्री ने बोला है कि वो पर्यटन स्थल है, वहां पर स्वीकृति करेंगे। हम दोबारा मांग किया था मैं कि पूर्व में जो स्वीकृति हुआ था भूपेश बघेल जी के द्वारा उसको फिर रिटेंडर करेंगे क्या? ऐसा महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने इबिक्स ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर लाया गया, जहां पीएमएल अदालत ने 24 जुलाई तक 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी का आरोप है कि महादेव ऐप से जुड़े धन का लाभ विकास गर्ग तक पहुंचा, साथ ही उन पर इबिक्स के शेयरों में जालसाजी और अमेरिका में स्थित कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखने और बेचने की कोशिश का भी आरोप है। मामले की जांच जारी है। कि महादेव ऐप के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन जो हमारा जारी था उसमें हमने एक मेन प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट और साथ ही साथ 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की थी और सभी में अलग अलग प्रकार के जो अभियुक्त थे उनका जो इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट था उसको हमने दर्शित किया था। शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली महादेव ऐप और उसमें सट्टे के द्वारा जो कमाई की गई और उसमें जो लॉन्ड्रिंग की गई उसके संदर्भ में था। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो ये हमने देखा कि महादेव ऐप से तो लोगों ने सट्टे में पैसा कमाया, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट कहीं कहीं किया। तो जो इन्वेस्टमेंट जब कहीं किया तो पता लगा, तो ये हमारी जानकारी में आया कि स्काई एक्सचेंज नाम का एक और वो लोग ऐप चलाते हैं, जिसमें बेसिकली ये जो महादेव ऐप के पैसे वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उसके बाद उस पैसे को वो लोग शेयर कैपिटल के रूप में या इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में ऐसे करके इन्फ्यूज़ कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो उस इन्वेस्टिगेशन को जब हमने आगे बढ़ाया तो ये हमारी जानकारी में आया कि विकास गर्ग नामक व्यक्ति जो है उसने हरिशंकर टिब्रेवाल के थ्रू उसका कनेक्शन है और हरिशंकर टिब्रेवाल ने जो पैसे कमाए महादेव ऐप में जो ये से जो पैसे कमाए हैं उसको विकास गर्ग के माध्यम से 2 प्रकार से यहाँ हिंदुस्तान में इन्फ्यूज़ किया है। पहला जो उनका सिस्टम था वो सिस्टम था कि उसको कैश को बैंक एंट्री दे करके इन्फ्यूज़ करना, कि कैश कमाया है इसमें महादेव सट्टा ऐप में, उसको आप बैंक एंट्री प्रोवाइड करें, अलग अलग छद्म नाम के अकाउंट खुलवा करके या छद्म लोगों से अकाउंट खुलवा करके उनको अपने एम्प्लॉय बता करके और सैलरी पेमेंट ऐसे करके कई प्रकार के तरीके अपना करके पहला उन्होंने ये किया कि उसको इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया पैसे को, कैश को बैंक एंट्री दिखा करके फिर उसको। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में कुछ दिनों पहले प्रशासन के द्वारा 85 परिवारों के घरों पर अतिक्रमण की बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। इसी को लेकर आज बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नकटी गांव के लोगों के साथ नकटी न्याय पदयात्रा में शामिल होकर
लोक भवन तक राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे थे, मगर रास्ते में ही भारी पुलिस बल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। रायपुर के तेलीबांधा थाने के पास जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, उन्हें रोकने के लिए वहां पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। बिल्कुल 13 किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर हम लोग यहाँ पहुंचे। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन में नहीं, हम तो शांतिपूर्वक राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं ताकि नकटी गांव के प्रभावितों से चर्चा कर सके, उनकी समस्याओं को बता सके कि और राज्यपाल से हम लोग मुलाकात कर सके। ये हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी सरकार ने रोक दिया। लेकिन आप हमें रोक सकते हो, नकटी की गांव की आवाज। देखते हैं, अभी बातचीत अभी चलेगी शासन प्रशासन से और राजभवन से, फिर देखते हैं क्या परिस्थिति। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शालिग्राम गर्ग पर जमीन विवाद में एक युवक पर हमला करने और गोली चलाने का इल्जाम है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक घटना राजनगर थाना इलाके के कोढ़ा गांव की है, जहां पर कथित तौर पर लाठी डंडों से हमला किया गया और फायरिंग भी हुई। इस मामले में शालिग्राम गर्ग के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 100% की मूंग खरीदारी हो, इस मांग को लेकर मध्य प्रदेश के हरदा में किसानों ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। आम किसान यूनियन के नेतृत्व में बुधवार दोपहर 12 बजे से इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे 47 पर पिड़गांव के पास किसानों ने टेंट लगाकर चक्का जाम शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार सभी किसानों की मूंग की खरीद सुनिश्चित नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन के चलते हाईवे पर यातायात भी मुतासिर हुआ। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया। आंदोलन में किसान संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। किसान नेता डॉक्टर जगदीश सारण ने कहा कि अगर सरकार ने 100% मूंग खरीदी का फैसला नहीं लिया तो किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से आंदोलन को अनिश्चितकाल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। देखिए, हमारी जो मुख्य मांग है मूंग खरीदी को लेकर है कि मध्य प्रदेश सरकार जो हमारी मूंग है वो 100% की खरीदी करे। देखिए, आज नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जा रहा है। इससे पहले हम 20 दिनों से लगातार आवेदन निवेदन से प्रशासन को अवगत कराते आ रहे थे। 10 तारीख को हमारा 1 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम था, उसमें हमने ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर दिया गया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 15 जुलाई से हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। और आज हम इस हरदा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, चक्का जाम चल रहा है हमारा। देखिए, अभी कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, प्रशासन तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन हमारी स्पष्ट संदेश है कि जब तक 100% मूंग खरीदी का आदेश नहीं होता है हम यहाँ चक्का जाम लगाकर बैठेंगे। किसान संगठनों द्वारा मूंग खरीदी की मांग को लेके चक्का जाम किया जा रहा है और इसको लेके पुलिस के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो आसपास के रूट हैं वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके के चटर्जी गली में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस विभाग के रिटायर्ड निरीक्षक सीताराम गुप्ता अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर में ही मौजूद थे, लेकिन वे अलग अलग कमरों में थे। कमरे में पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें फंदे से लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। प्रारंभिक जांच में मौके से किसी तरह का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। तो वहीं सरकंडा पुलिस विभाग से रिटायर्ड निरीक्षक पद के अधिकारी की लाश मिलना इलाके में सनसनी फैला चुका है। कृषि और खनिज उत्पादन के लिए पहचान रखने वाला छत्तीसगढ़ अब टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इस तैयारी पर बबली देखिए यह रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। कृषि और खनिज के बाद छत्तीसगढ़ अब टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में दस्तक देने वाला है। नवा रायपुर में विकसित होता आधुनिक टेक्सटाइल पार्क युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। इक्यासी एकड़ में विकसित हो रहा
आधुनिक टेक्सटाइल पार्क अब साकार होने लगा है। 235 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल कंपनी यहाँ अपनी यूनिट स्थापित कर रही है। यहाँ बच्चों के परिधान और निट गारमेंट्स उत्पाद तैयार होंगे। टोडलर्स और अडल्ट तक हम मेल एंड फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कपड़ा बनाने चाहते हैं। इसमें ये सब प्रोजेक्ट में टेक्सटाइल से लेके अभी हम फर्स्ट फेज में गारमेंटिंग चालू करता है। गारमेंटिंग के बाद हमने वो स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग और डाइंग की प्रोसेसिंग यूनिट भी चालू कर देते हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया है। जो रेडीमेड गारमेंट्स अवेलेबल रहेंगे वो भी साथ साथ वहीं पे रेडीमेड गारमेंट्स पार्क की भी स्थापना हो रही है, जो भविष्य में टेक्सटाइल को सपोर्ट करेगी और साथ में जो हमारे लोकल एमएसएमई हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, उसको काफी ज्यादा बढ़ावा देगी। नवा रायपुर का टेक्सटाइल पार्क छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक पहचान बनने की दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में रोजगार के लिए राज्य के हजारों युवाओं को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।